नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। और आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डबल 305 में वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें एग्जाम में जाने से पहले हमें देख लेना चाहिए। देखना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ देखी हुई चीज़ें तो हमें एग्जाम में दिख जाएं और हमारा फायदा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है, टोटल 5 यूनिट है कंट्रोल सिस्टम में। E 305 फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो टोटल 5 यूनिट है, इनमें से यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये 3 यूनिट ऐसी है जिसमें से मैक्सिमम पूछा जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये 3 ऐसी यूनिट है जिनमें से मैक्सिमम पार्ट आपका आएगा, देख लेना पेपर में। दूसरा है यूनिट 5, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है रूट लोकस का। रूट लोकस का आना ही आना है। ठीक है, और यूनिट बचती है 2, ये भी, इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप यूनिट 2 आप छोड़ भी दो, क्योंकि यूनिट 2 जो है वो सिंक्रोपेयर, टेको जनरेटर, सर्वो मोटर, इस तरह की यूनिट है। हो सकता है अगर किसी को ये समझने में दिक्कत होती हो तो अननेसेसरी से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यूनिट 2 छोड़ सकते हैं। पर अगर किसी को ये समझ में आता है तो इन चारों को, फिर अगर ये समझ में आ जाते हैं एक बार, तो इन पर कम ही लिखना होता है और नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको यूनिट 2 फेवरेबल है या यूनिट 4 फेवरेबल है, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 4 लगभग बराबर वेटेज रखती हैं। यूनिट 4 भी थोड़ी सी समझने में मुश्किल होती है, बोर्ड प्लॉट और एमएन सर्कल वगैरह बनाने में दिक्कत आती है। अभी अपन आगे डिटेल से बात करेंगे, पर मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। तो आप यूनिट 4 यहां से हटा देता हूं मैं, यूनिट 1 और 3 तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यूनिट 5 में जो रूट लोकस वाला पोर्शन है वो एक क्वेश्चन आपके आना ही आना तय है। और यूनिट 4 या 2 में से कोई एक आप कर लें जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको अच्छी नहीं बोलूंगा मैं इस टाइम पर, जो आपको आसान लगती है वो आप कर ले। ठीक है, एक एक करके आ जाइए, अपन देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1। यूनिट 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स वाली है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए। डिफाइन लूप क्या होता है, इनपुट मोड, आउटपुट मोड, इनकी डेफिनेशंस 2-3 लाइन की डेफिनेशन से 2 नंबर में आ जाएगी, तो आपके आराम से नंबर बन जाएंगे। सेल्फ लूप क्या होता है, मेसन्स गेन फॉर्मूला में अपने आते हैं। नॉन टचिंग लूप क्या होता है, नोड क्या होती है, और सबसे पहले साला ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। इनकी डेफिनेशंस, ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूं जो इस यूनिट में, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देखिएगा, ओपन लूप वर्सेस क्लोज्ड लूप, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लो, ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप। ठीक है, और इसको इसी तरह से पढ़ो डिफरेंस करके, ताकि दोनों में से कोई भी आए आप कुछ ना कुछ लिख पाए। अगर ओपन लूप के बारे में, वैसे तो क्लोज लूप सिस्टम आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसकी डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेन करना, पर अगर ओपन लूप आ जाता है मान लीजिए, तो आप क्लोज लूप में क्या क्या अच्छाइयां हैं वो ओपन लूप की कमियां हैं, तो क्लोज लूप का एग्जाम्पल रेफरेंस दे देके आप ओपन लूप लिख सकते हो। तो इसलिए इन दोनों को इस तरीके से पढ़ो वर्सेस करके। ठीक है, अब इसके बाद 3 टेक्निक, एक तो होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ, और दूसरा होता है ब्लॉक डायग्राम। ये दोनों ही चीजें, सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। तो यहां पर लगती है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, और यहां मेसन्स गेन फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है,
एक तो सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में ये सेल्फ लूप, नॉन टचिंग लूप, नोड क्या होती है, इसको पढ़ोगे वो अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना आ जाएगा या क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसकी ब्लॉक रिड्यूस करके आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। दूसरा मेसन्स गेन फॉर्मूला पे पिछले 10 बार के पेपर में कम से कम 6 बार मेसन्स गेन फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, 6 या 7 बार, तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कि सर आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी यूनिट 1 में से ही, तो यूनिट भी तो 5 ही है पेपर में, क्वेश्चन तो 8 आएंगे, 8 और उनके पार्ट, तो 8 दूनी 16 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये मान लो यूनिट 1 में से कम 3 क्वेश्चन फंसेंगे, इसमें से इस चीज में से कम 3 क्वेश्चन फंसेंगे मिनिमम। इसके अलावा एक चीज और होती है यहां पर, आरसी नेटवर्क, ट्रांसफर फंक्शन, ये जो मैं ये एक्स FER लिख रहा हूं ना डैश करके, इसको ट्रांसफर भी बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन, वहां सब जगह एक्स लगा सकते हैं आप, ट्रांस। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसके अलावा आर्मेचर कंट्रोल्ड और फील्ड कंट्रोल्ड, DC मोटर का ट्रांसफर फंक्शन, यह भी इंपॉर्टेंट है, पर इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, इस बार नहीं आएगा। और अगर ये आ ही जाए तो इसकी बजाय दूसरा पार्ट कर लो कोई, या दूसरा क्वेश्चन कर लो, इसको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको छोड़ दो। पर ये आ चुका है, 2-3 बार आया है, कभी आर्मेचर पूछा है, कभी फील्ड पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जिन्होंने ये सब पक्का कर रखा होगा इसको भी नजर मार लें, और जिन्होंने अभी तक जिनका सब कुछ कच्चा पक्का है वो इसको छोड़ें और सिर्फ ऊपर की ये चीजें पढ़ें। और इसमें भी सिग्नल फ्लो ग्राफ से मेसन्स गेन फॉर्मूला, इसमें भी सिग्नल फ्लो ग्राफ से मेसन्स गेन फॉर्मूला और ब्लॉक डायग्राम का ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, ये दोनों आप जरूर देखें। और ओपन लूप कंट्रोल वर्सेस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये आप जरूर देखें। और छोटी छोटी डेफिनेशन है। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, आइए यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अपन की यूनिट 3 दूसरी इंपॉर्टेंट करनी है अपन को। ये 1 और 3 तो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आइए यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 टाइम डोमेन एनालिसिस। सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो कुछ डेफिनेशंस जो पूछ ली जाती हैं 2-2 नंबर में। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, इसे एक्सप्लेन करिए आप। तो आप क्या है, स्टेबिलिटी पढ़िए, जिसमें 2 तरह की होती है, एक तो रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव समझने के लिए आपको एब्सोल्यूट थोड़ी समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट कौन सी है, रिलेटिव वाली। रिलेटिव वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा बार पूछी गई है। इसके बाद टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन कौन कौन से हैं, एक तो डैम्पिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला आप जरूर देख लें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। डेफिनेशन जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये। वैसे तो ये सारे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन जो मैं अभी लिखूंगा ये सभी आपको पढ़ने हैं, ध्यान से इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। डिले टाइम, राइज टाइम, पीक ओवरशूट, ठीक है, ये आप याद रखें। और सेटलिंग टाइम,
हाँ, सेटलिंग टाइम, ये टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है जो आपको याद रखनी है, जिनकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा रेस्पॉन्स, टाइप्स ऑफ द सिस्टम, यहां पर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, कैसे निकालते हैं ऑर्डर, कौन से टाइप का सिस्टम है, कौन से ऑर्डर का सिस्टम है, ये आप लोग समझ लीजिए कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है एरर एनालिसिस अपन करते हैं। स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, इसको आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। ठीक है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आपको एक्सप्लेन करना होता है, ये कई बार आ गया है क्वेश्चन सीधे की सीधे, एक्सप्लेन यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ लीनियर कंट्रोल सिस्टम। देखो आपके जो जनरल क्वेश्चन आएंगे वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम ही होते हैं, तो इस टर्म से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी सिंपल से आपके ट्रांसफर फंक्शन आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सिर्फ इस बात को याद रखो कि भाई यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स कैसे निकालते हैं, इसको आप पढ़ लो किताब में से। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकलता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है वो आप ऑर्डर ऑफ सिस्टम पढ़ोगे तो यहां से पता चल जाएगा। और दूसरा निकलता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहा हूं मैं, निकल तो और के लिए भी सकता है। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आप जरूर पढ़ें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स, तीन तरह के देखते हैं अपन, स्टेप, यूनिट रैंप और हाइपरबोलिक। तो ये क्या क्या होते हैं, इनकी वेवफॉर्म कैसे बनती है, इन तीनों ही तरह के। एक और होता है अपना इंपल्स, ये चार तरह के इनपुट होते हैं कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। तो इन चारों टाइप के सिग्नल्स की क्या क्या इक्वेशन है, क्या क्या वेवफॉर्म है, वो आपको याद होनी चाहिए। कई बार पूछा गया है ये वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इसी के अलावा स्टेडी स्टेट एरर में एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है। इसके अलावा एक आप लोग अगर किताब में पढ़ेंगे तो एक टेबल बनती है पूरी, उस टेबल में क्या होता है कि अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए अलग अलग तरह के इनपुट के हिसाब से क्या क्या एरर कोफिशिएंट निकलते हैं। पोजीशन एरर कांस्टेंट, स्टैटिक ये वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट बोलते हैं अपन। वो टेबल अच्छे से याद कर लो। क्या निकालने की बात कह रहा हूं मैं, स्टेडी स्टेट एरर फॉर टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 भी होता है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा मैं, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको देखना ही है। और इनपुट क्या दे रहे हैं अपन, स्टेप इनपुट के लिए, यूनिट रैंप के लिए और पैराबोलिक के लिए। हाइपरबोलिक नहीं आएगा, यहां पैराबोलिक आएगा। इन तीनों इनपुट के लिए इन दोनों सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर निकलेगी वो क्या क्या होती है, इस तरह की एक टेबल बनती है, आपको किताब में मिल जाएगी वो टेबल बहुत ही आसानी से। उस टेबल को याद कर लें, उसको समझ लें। 100% चांसेस है कोई ना कोई एरर कोफिशिएंट जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक स्टैटिक
एरर कोफिशिएंट क्या होता है, इसे आप जरूर देखें, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। एक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट डायरेक्ट पूछा गया है इसलिए मेरे को यहां लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये चीज यहां भी कवर हो रही है टेबल में, पर ये डायरेक्ट पूछा गया है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, देखो इसके अलावा करते करते पूरा बोर्ड भर गया। पर मैंने पहले ही कहा था कि यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 और 3 ये दो यूनिट है जो अगर आपने ढंग से कर ली तो बैक तो नहीं आएगी आपके। इसके बाद की 5 और 4 और 2 का जोड़ा, 4 और 2 में से कोई एक, और 5 नंबर का रूट लोकस का क्वेश्चन, अगर ये और आपने प्रैक्टिस कर लिया ढंग से तो फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे, बैक की चिंता तो करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज बच रही है वो है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। एक छोटा सा क्वेश्चन, इस पर आप पक्का मानिए, डबल स्टार मार्क कर देता हूं इसको, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना। अब देखो आपको मैं क्वेश्चन भी बता दूं किस तरह के आने की संभावना है। एक तो आप इसमें देख लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, व्हाट और हाउ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाली जाती है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों पे क्वेश्चन आएगा। और क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। और एक बार आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली तो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाना बहुत सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बार डिसाइड होगी ना तो सेट स्टेप है, उसको फॉलो करते जाना है और क्राइटेरिया लग जाएगा और आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, GS बराबर K बाय S प्लस 3 S स्क्वायर प्लस S प्लस 1, इस तरह का क्वेश्चन मान लो आप इस बार आएगा एक। इससे अपन एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हुए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एग्जांपल देख लो, एक कुछ इस तरह की होती है। अपन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे वो कुछ ऐसी निकलेगी। ये दोनों एग्जांपल आप जरूर कर लेना, इन दोनों में से कोई ना कोई इनकी तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग निकलेगी, ये किसी और ट्रांसफर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। पर आप ये मान लेना कि इस बोर्ड में जो ये अपन ने भरा हुआ है ना, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन तय हैं इस बार। इस बोर्ड में से 4 क्वेश्चन तय हैं, तो आप जरूर देखें। क्या क्या जरूर देखना है एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं। रिलेटिव स्टेबिलिटी आप जरूर देखें, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या होता है ये आप जरूर देखें, डैम्पिंग रेशियो, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, ये 5 चीजें आप जरूर देखें। यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जरूर देखें। वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल, ये आपको जरूर देखना है। और खासकर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आप जरूर देखें। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये हाउ वाला पार्ट ये जरूर देखें। स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट क्या होता है जरूर देखें। ये वो चीजें जो आपको 100%, 110% देख के जानी है। बाकी सारी चीजें आपको 100% देख के जानी है, और इससे भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब में कमी नहीं है, पर ये सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल से इस बार के पेपर के लिए। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट 3 हो गई। 1 और 3 आपको करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 पर। आइए यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 रूट लोकस। देखो डेडिकेटेड यूनिट बनाइए इसकी। डेडिकेटेड यूनिट इसलिए बनाइए क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन 10 नंबर की वैल्यू रखता है अभी के पैटर्न के हिसाब से। पहले तो ये 12-12 में भी पूछा गया है, पर 12 में पूछे हो चाहे 10 में पूछो बात बराबर ही है,
क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 10 में पूछने के लिए उसमें से कुछ कम कर देंगे। तो ये एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूरा आएगा, ये मान लेना आप। और अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये 10 नंबर एकदम फोकट के हैं, मुफ्त के हैं, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ इसकी स्टेप्स याद रखनी है। और डायरेक्ट कई बार पूछा गया है रूट लोकस बनाने की कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को याद करो, उसको लिख लो। 10 से 12 स्टेप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पोल, ये अपनी ट्रांसफर फंक्शन से पोल 0 निकालो, उसको एक्सिस पर मार्क करो, फिर किस एरिया में अपने रूट लोकस लाई करेगा वो डिसाइड करो। ओड इवन नंबर ऑफ पोल 0 से अपन डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद कहां से ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ब्रेकिंग पॉइंट कहां से होगा, रीचिंग पॉइंट कहां होगा, पोल से 0 की तरफ रूट लोकस जाता है। इस तरह के थोड़े 10 से 12 स्टेप्स हैं, अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। मौका लगा तो आज रात को एक लाइव डिस्कशन क्लास रखेंगे अपन, जिसमें अपन रूट लोकस ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, और एक संभावित क्वेश्चन जो आने के चांसेस है। तो आप लोग 9 से 10 के बीच में लाइव रहिएगा, ठीक है। पर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप तब तक देख लो एक बार, क्योंकि अगर रूट लोकस बनाने का क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ ये स्टेप्स भी लिख दी, मान लीजिए रूट लोकस नहीं बनाया, वैसे तो अगर स्टेप्स लिख दी आपने तो रूट लोकस बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर आपने सिर्फ स्टेप्स भी लिख दी और रूट लोकस नहीं बनाया तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या क्या है वो जरूर आप याद रखें। पोल एंड 0 क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, स्केच रूट लोकस बनाना। अब मैं आपको बताता हूं पुराने जो 10 सालों के या 10 बार के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के ट्रांसफर फंक्शन आए, आप देखना, उनकी सिमिलरिटी देखना आप, कि अगर आपने किसी एक को भी तैयार कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना, हर बार वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ट्रांसफर फंक्शन देखिए, और इसी तरह के बाकी के सालों में भी हैं। आप देखिए सेम ट्रांसफर फंक्शन, सिमिलर टाइप का ट्रांसफर फंक्शन बार बार पूछा जा रहा है। तो अगर हमें सिर्फ एक तरह का ट्रांसफर फंक्शन याद रखना है और उसको बनाने का तरीका याद रखना है तो दिक्कत कहां है। इससे इजी सिलेबस, इससे इजी एग्जाम क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, कोई सा भी नहीं हो सकता। आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम फेस करने हैं, दुनिया बहुत जालिम है, लोग न जाने कैसी कैसी तैयारियां कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको ये एक टाइप का, सेम टाइप का ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस भी बनाना आ गया तो ये मान लो 10 नंबर फ्री फंड के हैं। तो स्टेप्स याद करो सबसे पहले, और उसके बाद उन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक तरह का, इनमें से कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन उठाओ और उसका रूट लोकस बनाने का प्रयास करो, आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है, 10 नंबर फ्री के। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप, 2 पोल या 3 पोल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 और 2 की तरफ। पहले अपन 4 डिस्कस करेंगे, फिर 2 डिस्कस करेंगे। ये 4 और 2 वो हैं भाई बहन की जोड़ी है, जिसको जो अच्छा लगता हो वो चूज करे और उसको पढ़े, ठीक है। आइए बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 देखेंगे पहले और उसी के साथ अपन साइड में फिर यूनिट 2 देख लेंगे, तो दोनों का आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। यूनिट 4 क्या है अपनी, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें भी डेफिनेशंस पूछी जाती है डायरेक्ट। पोलर प्लॉट क्या है, पोलर प्लॉट क्या होता है, और इसी की तरह एक आता है बॉडी प्लॉट, ये क्या होता है। इन दोनों की डेफिनेशंस आप याद रखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पोलर प्लॉट क्या है, एक्सप्लेन पोलर प्लॉट, एक्सप्लेन बॉडी प्लॉट। तो जाहिर सी बात है आप जब एक्सप्लेन करेंगे तब भी आपको कोई ना कोई एक एग्जांपल तो साथ में लिखना ही पड़ेगा, अपने आप एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। भाई आप बोलेंगे गड्ढा खोदना क्या होता है समझाइए, तो आप उसमें यही बताओगे ना कि गड्ढा इतना खोदा जाता है, स्टूल से खोदा जाता है, ऐसे खोदते हैं, गड्ढा ये काम आता है। पोलर प्लॉट भी एक प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्लॉट है। तो आप वो पोलर प्लॉट एक्सप्लेन ही ऐसे करोगे कि आप एक पोलर प्लॉट बना के दिखाओगे, ये एक्सप्लेनेशन है पोलर प्लॉट का। सिर्फ आप 2 लाइनें लिख दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मुझे 2 नंबर मिल जाए, कत्ते भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जब आपको डिफाइन करना है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए, डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो एक सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन अपनी जेब में रखो। जैसे ही अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उस ट्रांसफर सिंपल, जो सबसे सिंपल ट्रांसफर फंक्शन है उसका पोलर प्लॉट बना के एक्सप्लेन कर दो, एक नंबर नहीं काट सकता कोई। ठीक है, तो डेफिनेशन का या एक्सप्लेन करने का ये इस तरह का मामला है। अब पोलर प्लॉट के अलावा एक और होता है एम एन सर्कल, ये आपस में इंटर रिलेटेड है सब। और पोलर प्लॉट स्केच करने के लिए भी आता है, स्केच पोलर प्लॉट, तो इसको भी बनाने की कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद रखनी है और बड़ा ही सिंपल सा आता है। कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे जीएस बराबर 10/s s+1, इसका पोलर प्लॉट बनाना है। बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है। एक और देखो आप, k/1 + st1 1 + st2, पोलर प्लॉट बनाना है आपको। सिंपल है ये चीज, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें आती है एक्सप्लेन करने के लिए जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, क्या क्या होते हैं ये दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पे कई बार क्वेश्चन आए, पूछा जाता है, आपको पढ़ लेना चाहिए। फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, और इसी के साथ फेज क्रॉस ओवर एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ही चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। इन दोनों का आपस में अगर आपने वर्सेस करके पढ़ लिया तो कहना ही क्या। वर्सेस मतलब इन दोनों का कंपैरिजन कि पोलर प्लॉट और बोर्ड प्लॉट में क्या अंतर है, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज है, तो आपकी दोनों चीजें एक साथ तैयार हो जाएगी। मैं हर बार आपको ऐसे ही बताता हूं क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार पूछे गए, पर जब एक पूछा गया है तो दूसरा नहीं पूछा गया है, ये पुराने पेपरों का पैटर्न है। तो इन दोनों को आप डिफरेंस बना के याद कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, एक अपना कागज उठाइए, पोलर प्लॉट की विशेषताएं, बोर्ड प्लॉट की विशेषताएं, ये उनका डिफरेंस हो गया। और आपस में जो एक दूसरे की विशेषताएं वो एक दूसरे की डिसएडवांटेजेस भी हो जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब पोलर प्लॉट आए तो उसकी कहानी लिख दो, बोर्ड प्लॉट आए तो उसकी कहानी लिख दो, डिफरेंस आए तो दोनों आपके पास रेडी है ही सही। तो इस तरीके से इसको पढ़ो। एक आता है अपना निक्विस्ट क्राइटेरिया, जैसे पोलर प्लॉट स्केच करने को आता है इसी तरह से निक्विस्ट क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। ये और आपको देख लेना चाहिए। पोलर प्लॉट अगर आपको बनाना आ गया तो निक्विस्ट प्लॉट भी आप आराम से बना लोगे। निक्विस्ट क्राइटेरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टेबिलिटी का वो आप याद रखें। गेन मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर, गेन क्रॉस ओवर सब इधर से निकल जाता है, वो आपको निक्विस्ट क्राइटेरिया आप जब पढ़ोगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा। ये पोलर प्लॉट के कंटिन्यूशन में ये सारी चीजें। तो पोलर प्लॉट की इंपॉर्टेंस देखो। अब आप पोलर प्लॉट आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको निक्विस्ट क्राइटेरिया, निक्विस्ट प्लॉट अपने आप समझ में आएगा। पोलर प्लॉट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको फेज मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर, गेन क्रॉस ओवर सब अपने आप समझ में आएगा। तो पोलर प्लॉट ऐसी चीज है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। ठीक है, एक तो आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, दूसरा आपको इसको यूज करना आना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, वो फॉर्मूला होता है उसका एक निक्विस्ट का, वो आपको यूज करना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं,
इस तरह का सिंपल सा ट्रांसफर फंक्शन है जिसका न्यूक्विस्ट प्लॉट कई बार पूछा गया है। इसी तरह का ट्रांसफर फंक्शन, 2 पोल 1 0। तो इस तरह के एक ट्रांसफर फंक्शन को आप बनाने के लिए तैयार रखो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर मान लो दूसरा भी आ जाता है तो आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी है, और अगर आपको दूसरा नहीं बन रहा है तो साला जो याद करा वही बना दो। अगर मजबूरी है, यही करना पड़ रहा है, इसी का दूसरा पार्ट आप कर चुके हैं, तो फिर ये बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। ठीक है, जैसे पोलर प्लॉट है वैसे ही बॉर्डर प्लॉट भी बनाने के लिए आ जाता है, पर मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता बॉर्डर प्लॉट को। इस साल आने के चांसेस कम है कि बॉर्डर प्लॉट आपको बनाना पड़े, स्केच करना पड़े। पहले पूछा गया है पिछले सालों में, पर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, ये भी आ सकता है। तो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें, एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूं लाल पेन से। पोलर प्लॉट आप जरूर देखें, और बोर्ड प्लॉट आप आपस में वर्सेस, यानी ये वाली चीज एक्सप्लेन डेफिनेशन, स्केचिंग की नहीं कह रहा हूं। और स्केचिंग आप सिर्फ न्यूक्विस्ट क्राइटेरिया या पोलर प्लॉट की स्केचिंग देखें, बॉडी प्लॉट की स्केचिंग छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक खास चीज मैं लिखना भूल गया यहां पर, स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, वो यही है। ये जो सारी चीजें हैं, इनसे अपन को एनालिसिस हो जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिस्टम कैसा है। तो जैसे अपन ने टाइम डोमेन में देखा था, डैम्पिंग रेशियो, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक ओवरशूट, स्टेबिलिटी एरर, स्टेडी स्टेट एरर, उसी तरह से यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी स्पेसिफिकेशंस होती है सिस्टम को एनालाइज करने की, तो उसको आप जरूर ध्यान दें। स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, बुक में आपको डायरेक्ट इसी टॉपिक से मिल जाएगा, यही टॉपिक इसी नाम से मिल जाएगा, तो आप उसको तुरंत पढ़ लें। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज क्रॉसओवर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये चीजें आप जरूर पढ़ लें यूनिट 4 में। आइए यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। यूनिट 2 जो है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। चार कंपोनेंट है बेसिकली, सिंक्रोपेयर, टेको जनरेटर, और सर्वो मोटर। आप ये मान लेना कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछी जाएगी, इन तीनों में से कोई एक ना एक जरूर आएगी, पर अब वो कौन सी आएगी इसमें डाउट है, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम तरीके से पूछी गई है इधर उधर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि यूनिट 2 का क्वेश्चन मेरे को करना ही करना है, यूनिट 2 मेरे को छोड़नी नहीं है, अगर एग्जाम में यूनिट 2 नहीं करी तो मैंने कुछ नहीं किया, अगर आपकी ऐसा मानना है आपका, तो ये बात मान लेना कि फिर आपको ये तीनों ही तैयार करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिसके ये तीनों तैयार हैं, या जिसको ये समझ में आती है, या जिसने ये पढ़ रखा है, तो वो फिर यूनिट 2 पे कंसंट्रेट करे, यूनिट 4 को छोड़ सकता है वो, या यूनिट 4 की सिर्फ 1-2 चीजें पढ़ ले, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें सिंक्रोपेयर का कंस्ट्रक्शन और सिंक्रोपेयर की वर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर आपको रिस्की लेनी है, दाव खेलना है, तो आप सिर्फ सिंक्रोपेयर पढ़ के चल जाओ, हो सकता है ये कल एग्जाम में आ जाए। दूसरा, टेको जनरेटर जो है डीसी टाइप और एसी टाइप दोनों में ही आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम, ये 3 चीजें पढ़ लो बस। इसमें भी जो खास है वो डीसी वाला है, और सर्वो मोटर भी 2 टाइप की, डीसी और एसी।
इनमें भी वही कहानी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ट्रांसफर फंक्शन डायग्राम, इसमें ये दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखती है सर्वो मोटर में। तो अगर आप सर्वो मोटर को टारगेट करना चाहते हो तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे। टेको जनरेटर को टारगेट करना चाहते हो तो डीसी भी पढ़ लोगे एक बार को, और एसी का आ जाता है और वो लिखना पड़ रहा है हमें, मान लो मजबूरी में, तो क्या करेंगे, लिख देंगे डीसी का, कुछ नहीं से कुछ सही। तो जिसको यूनिट 2 कंफर्टेबल है वो यूनिट 2 डिटेल से पढ़े, यूनिट 4 में सिर्फ पोलर प्लॉट को देखे, पोलर प्लॉट और निक्विस्ट, और सब छोड़ देना यूनिट 4 में। और जिसको यूनिट 2 कंफर्टेबल नहीं है वो सिर्फ यूनिट 4 पढ़े, यूनिट 2 पूरी छोड़ दो, ठीक है। यूनिट 1 और 3 पढ़ना कंपलसरी है। 5 जो रूट लोगस है उसकी स्टेप्स आप याद रख लो, अगर आपने स्टेप्स याद रख ली तो रूट लोगस बन जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आज रात को एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन वो डिस्कस कर ले यहाँ बोर्ड पे, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी यूनिट 4 में ये EE 304 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया वही आ गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि वही क्वेश्चन डिस्कस करूं जिसके आने की संभावना हो, ठीक है। तो ये पूरा 305 का खाका है, जल्दी पढ़ो, जल्दी तैयार करो और बैग से बचो। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ओनली विद वीडियोज ऑफ अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।